अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजीर ज़ाना, वेलकम टू एस्पिरेंस चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजर्स का। स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर से। तो फर्टिलाइजर्स हैं क्या? अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या है हमारे पास? फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जिन्हें हम क्या करते हैं, कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। वहाँ पे सॉइल में अगर प्लांट्स को कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये फॉर्मुलेशंस होते हैं जो हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। एक तो प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए, और दूसरा प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स को देखें तो फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन एक इनका जो मेजर ड्रॉबैक है, इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो है ऑर्गेनिक मैटर है जो वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर ये प्रोवाइड नहीं करते फर्टिलाइजर। जस्ट न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है प्लांट्स की वो पूरी करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि फर्टिलाइजर किस तरह से एक्ट करते हैं, जो एक बात है कि वो उनको क्या करते हैं, सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, वो एज एक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो चाहिए होता है उसकी मॉडिफाई करते हैं वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी और इरेशन। जब वो सॉइल की इरेशन और उसकी जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जो मेन न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं पर्पस के लिए, थ्री मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इनकी जब सॉइल में कमी होती है तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए ज्यादातर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो जो तीन जो मेन हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये थी हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों किस तरह से हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, इनका क्या फंक्शन है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी ट्रांसफर। हमें पता है कि एटीपी की अगर हम बात करें जो एनर्जी करेंसी है उसके अंदर जो मेन वो कौन सा है हमारे पास एलिमेंट है, फास्फोरस। तो इस वजह से एनर्जी की ट्रांसफर के लिए जो हमें एलिमेंट न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे पास फास्फोरस है। और उसके बाद हमारे पास रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है फॉर अवर प्लांट हेल्थ, स्ट्रेस टॉलरेंस। प्लांट की जो स्ट्रेस टॉलरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए और जो प्लांट की हेल्थ है ओवरऑल उसको इम्प्रूव करता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है पोटेशियम। तो ये जो तीन मेजर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। अगर हम कोई फर्टिलाइजर यूज करें उनमें से अगर ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स होंगे तो हम उसे कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। अभी हम फर्टिलाइजर्स की टाइप भी देखेंगे कि हम फर्टिलाइजर्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, इनकी बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बेसिस। फर्टिलाइजर्स को हमने किस तरह से क्लासीफाई किया वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट फर्टिलाइजर। डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स हम उनको बोलते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट हैं वो प्लांट जल्दी से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर ले। अगर हमने कोई फर्टिलाइजर यूज किया है तो प्लांट्स ने उसमें से जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स चाहिए उसने उसी फर्टिलाइजर से डायरेक्टली प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिए हैं। उन फर्टिलाइजर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट फर्टिलाइजर। अगर एग्जाम्पल के आप तौर पर देखें तो जिन फर्टिलाइजर्स के हम एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्ट में वो है हमारे पास यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये ऐसे फर्टिलाइजर है जब हम इसे सॉइल में देते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए तो प्लांट्स इनको डायरेक्टली इनसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो लेने होते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर से आपको पता चल गया होगा कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने जो उन फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स लेने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, वो इनडायरेक्टली करेंगे। पहले वो सॉइल में आपने फर्टिलाइजर्स को डाला प्लांट्स के लिए तो वहां से प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि पहले वो वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे एक सॉल्युबल फॉर्म में या तरीके से प्लांट्स उसको ऑब्जर्व कर सकें। इसमें एग्जांपल हम लेंगे रॉक फॉस्फेट की। तो ये जो रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर है इसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले ये ट्रांसफॉर्म होता है किसी और कंपाउंड में, फिर वहां से प्लांट इनको ऑब्जर्व करते हैं, अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जो भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर अगर हम देखें तो कंप्लीट फर्टिलाइजर में होगा कि जो हमें मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं
वो उस फर्टिलाइजर में सारे होंगे। जिस तरह हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात की है, तो ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कंप्लीट फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में बोलेंगे। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि कंप्लीट फर्टिलाइजर्स में जो हम तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनकी रेशियो क्या होगी? तो जो कंप्लीट फर्टिलाइजर्स हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रेशियो होती है 10, 20 एंड 10। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि किस तरह से कंप्लीट फर्टिलाइजर्स में जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रेशियो किस तरह से होती है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिनमें जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो या तो उनमें एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा या एक या दो होंगे, तीनों कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं फर्टिलाइजर जिनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट सोर्सेज को हम ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। तो इसमें हम अगर एक ब्लेंड देखें तो एक अगर हम फर्टिलाइजर ब्लेंड देखें तो उसमें कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? उसमें ग्रेन्यूल्स ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होगा, अमोनियम फॉस्फेट। अगर हम इन तीनों फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर दें तो इन तीनों सोर्सेज से जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल होंगे प्लांट्स को, तो जो फर्टिलाइजर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स फर्टिलाइजर। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो फर्टिलाइजर। माइक्रो फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करते हैं, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स की जो प्लांट्स को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए उनकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर और मिलिडियम और बोरॉन एक्सेट्रा। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इस वजह से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर जिनके जरिए हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो फर्टिलाइजर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है उनकी हमने देख तो लिया कि वो हमारे पास एसेंशियल है, बेनिफिशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कभी कभी हम सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। प्लांट्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनको पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइजर हम एज ए बेनिफिशियल हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वन बाय वन हम पहले इसका इफेक्ट देखते हैं ऑन वाटर। फर्टिलाइजर का इफेक्ट वाटर पे कैसे हो सकता है? जब भी हम फर्टिलाइजर, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है न्यूट्रिएंट रन ऑफ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमने समझना है कि न्यूट्रिएंट रन ऑफ कैसे होता है। जब आप फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, ठीक है, तो जब अगर इरिगेशन ज्यादा होगी या बारिशें ज्यादा होगी, इरिगेशन आपने मतलब पानी खेतों में ज्यादा दे दिया है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रन ऑफ कर जाते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ कर देंगे, जाहिर सी बात है वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो किसी वाटर बॉडी या किसी वाटर रिजर्वॉयर में जाएगा। जब वो न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ कर जाएंगे और किसी वाटर बॉडी में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो वाटर, जहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की, उस एलिमेंट की जरूरत नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी कम चाहिए, वहाँ पे उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर जरूरत नहीं है और वो वाले फर्टिलाइजर्स आपके वाटर रिजर्वॉयर में या डिफरेंट वाटर बॉडीज में चले गए हैं, तो वहाँ की जो वाटर की क्वालिटी है उसको क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एल्गल ब्लूम। इससे क्या होता है कि जब भी फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल आप अमोनिया फॉस्फेट हम बात करते हैं, जिनमें से नाइट्रेट या अमोनिया वगैरह होते हैं, रिलीज होते हैं एलिमेंट्स। अगर हम वाटर में ऐसे फर्टिलाइजर्स चले गए हैं, वहाँ पे जाके वो एल्गी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। जब एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो एल्गी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पे ग्रो करनी शुरू कर देगी और फिर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में क्या होगा कि जो एल्गी की जो ग्रोथ है वाटर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मसला क्या होगा कि जो वाटर के ऊपर एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा है तो जो सनलाइट आ रही है, एक तो वो भी हिंड्रेंस होगी कि वाटर पे अब जो सनलाइट डायरेक्ट आ रही थी अब वो नहीं आएगी। दूसरा ये होगा कि जो एल्गी है वो सारी जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेगी। जब सारी वाटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी तो वाटर के अंदर जो मैरीन एनिमल्स हैं वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ काज हो जाएगी और फिर वहाँ का जो वाटर होगा वो ऑक्सीजन से डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी हो जाएगी। इसकी वजह से वहाँ पे जो इर्द गिर्द प्लांट्स होंगे वो भी सही तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे जो मैरीन एनिमल्स है, जो लाइफ है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है किसी भी वाटर बॉडी में या रिजर्वायर में अगर फर्टिलाइजर्स का इंटेक हो गया, फर्टिलाइजर्स वहाँ पे चले गए हैं, तो नॉर्मल वाटर क्वालिटी में हमें उन एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है जो फर्टिलाइजर्स के जरिए वहाँ चले गए हैं। तो वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और बहुत सारे फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो लीच कर जाते हैं ग्राउंड वाटर बॉडीज में। जब वो एलिमेंट्स लीच कर जाएंगे तो जो नेचुरल जो हमारे ग्राउंड वाटर के रिजर्वायर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कंसमिनेट हो जाएंगे। तो फिर जो वाटर होगा वो पीने के काबिल नहीं होगा।
उसके बाद ये मैंने आपको ग्राउंड वाटर कंसम्पशन बता दी, और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इन सारी चीज़ों का वाटर की क्वालिटी जो ख़राब हो रही है, लीच कर रहे हैं ग्राउंड वाटर बॉडीज़ में, उसका सारा जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ पे होता है। जाहिर सी बात है वाटर कंसमिनेट हो जाएगा, वाटर आपको सही क्वालिटी में नहीं मिलेगा, तो इसका जो सारा इफेक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ पे होगा। आप जब वो कंसमिनेटेड वाटर कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस काज होंगी। इसी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जब आपका वाटर बॉडीज कंसमिनेट हो रही है, वाटर रिजर्वायर्स हो रहे हैं कंसमिनेट, इसकी वजह से एनिमल लाइफ इफेक्ट हो रही है, प्लांट लाइफ इफेक्ट हो रही है वहाँ की, और ह्यूमन सर्वाइव। इससे ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इफेक्ट हो रहा है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल, सॉइल पे किस तरह से फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट होता है। जैसे बात की कि वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करें किसी जगह पे नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, किसी जगह पे न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, और किसी सॉइल की जगह पे वहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इस वजह से जो एक आता है वो अनइक्वल न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कभी कभी फर्टिलाइजर्स के यूजेस से, कि कईयों किस एलिमेंट्स की जो होती है क्वांटिटी वो ज्यादा हो जाती है और कुछ की बहुत कम हो जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स के यूज करने से जो सॉइल की एसिडिटी और एल्किनिटी होती है वो भी बहुत चेंज हो जाती है। इसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो प्लांट की ग्रोथ पे आता है। जब भी हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो सॉइल की एसिडिटी के साथ साथ सॉइल की जो बाकी प्रॉपर्टीज है, उसके वाटर रिटेन करने की जो एबिलिटी होती है वो, और जो प्लांट रूट्स को सपोर्ट करने की एबिलिटी होती है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, जो ओवरऑल नेगेटिवली इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ। के बाद क्या है इम्पैक्ट ऑन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं कि जब हम कई फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनके फर्टिलाइजर्स के यूज करने की वजह से जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो जो अब नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प कर रहे थे या जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको इंक्रीज कर रहे थे, फर्टिलाइजर की यूज करने की वजह से वो अब अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। जब सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होंगे, वो वाला फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, तो ओवरऑल जो सॉइल की फर्टिलिटी और जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड लीड टू सॉइल सैलिनाइजेशन। और क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के यूज करने की वजह से जो सॉल्ट होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर देता है, जहाँ पे सॉइल कि क्या होता है कि एक्यूमुलेशन कम होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो भी नेगेटिवली इफेक्ट करती है सॉइल के स्ट्रक्चर को, सॉइल की फर्टिलिटी को। और ओवरऑल इन सब से क्या होगा, जब सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होगा, तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी। और जैसे अब हमने पीछे बात की कि जो अभी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो कभी भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी इनकॉर्पोरेशन नहीं करते, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ये फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकली सिंथेसाइज्ड हैं कमर्शियल लेवल पे मार्केट में। लेकिन जब हम उनका कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, तो ऑर्गेनिक मैटर की क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, खराब होगा। और जब सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होगा और जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है उसका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फर्टिलाइजर की यूसेज से जो उसकी एसिडिटी होती है सॉइल की वो चेंज होती है, इस जो सॉइल सैलिनाइजेशन होती है वो ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है सॉल्ट्स की ज्यादा, उसकी वजह से जो ओवरऑल जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होगा तो क्या किसमें हमारे पास रिस्क होगा, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है हमारे पास द इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे किस तरह से नाइट्रोजन के यूजेस का इफेक्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को हम पीछे एग्जांपल्स में देख चुके हैं। अगर हम अमोनियम फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो वहां से क्या होगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिलीज होगी, तो वो क्या है कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। जब तो इस तरह से जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रहेंगी, नंबर बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो आपका जो नेगेटिवली वो अफेक्ट करिए क्लाइमेट चेंज को और वेदर पैटर्न्स को। इसी तरह से जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनमें से जो गैसेज रिलीज होती हैं कुछ कॉज करती है हमारी एयर पोल्यूशन। जब एयर पोल्यूशन काज होगी तो ये भी क्या नेगेटिवली अफेक्ट करेगी हमारे एटमॉस्फेयर को। और बहुत सारे नाइट्रोजन जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनके इमिशन से वो ज्यादातर हमारे पास कॉज करती हैं एसिड रेन। जब एसिड रेन करेंगी तो ये भी नेगेटिवली हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही हैं। उसके बाद बहुत सारे फर्टिलाइजर के यूजेस से कुछ ऐसी गैसेज रिलीज होती हैं जो जाके हमारी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वहां पे जो उसका डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर, उनके रिएक्शंस को जाके इंक्रीज करती है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। 2019 में एक क्वेश्चन था कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है वो कम से कम क्यों यूज करना चाहिए। तभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर, अब जो हमने पीछे 3 इफेक्ट्स पढ़े हैं फर्टिलाइजर्स के, इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑन वाटर, ऑन सॉइल एंड एटमोसफेयर, ये जो तीनों हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं ये तीनों आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो उसके सॉइल पे किस तरह के इफेक्ट्स हैं कि उसके एसिडिटी लेवल को, एल्कलिनिटी लेवल को चेंज कर रहा है, नेगेटिवली जो सॉइल की जो अफेक्ट कर रहा है प्लांट ग्रोथ को भी, सॉइल की एरेशन जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है उनको भी चेंज कर रहा है। उसके बाद एटमोसफेयर में इसका क्या इफेक्ट है कि किस तरह से ये सारी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और बहुत सारी फर्टिलाइजर के यूज से ऐसी गैसेज रिलीज होती हैं जो जाके ओजोन जो डिप्लीट हो रही है उसकी केमिकल रिएक्शन को जाके इंक्रीज करते हैं। ऐसे हमने देखा कि जो वाटर है उसको कंसेमिनेट करते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ हो जाते हैं तो वाटर बॉडीज में जाते हैं और वहाँ पे उनका जो एलिमेंट जिनकी जरूरत नहीं होती वहाँ पे फर्टिलाइजर्स जब उन वाटर में चले जाते हैं कि वहाँ की मैरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो रहा है, और क्योंकि ग्राउंड वाटर बॉडीज में भी ये लीज कर जाते हैं तो वाटर की क्वालिटी को भी क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। ओवरऑल इसका इफेक्ट जो क्या है ह्यूमन हेल्थ पे है। तो ये 3 वजह है जो हमने पढ़े सॉइल, वाटर और एटमोसफेयर पे कि किस तरह से जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं इनका नेगेटिवली इफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करके लिखेंगे कि किस तरह से हमें फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उनके इफेक्ट्स हैं इन पॉइंट्स पे, सॉइल पे, वाटर पे, एटमोसफेयर पे नेगेटिवली, और इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इनका यूज बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा कि फर्टिलाइजर्स क्या है और किस तरह से हम उनको न्यूट्रिएंट्स की जो डिप्लीशन है उसको जो कमी है उनको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर्स को क्लासिफाई किया हमने डिफरेंट टाइप्स में उनकी न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे कि अगर वो पूरे न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट्स उनसे ले रहे हैं या इनडायरेक्टली ले रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस तरह से जो फर्टिलाइजर्स का है अगर हम उसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो उनका वाटर पे, सॉइल पे और एटमोसफेयर पे किस तरह से नेगेटिवली अफेक्ट। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।